अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सीआर। अच्छा सी आई थिंक स्क्रीन शो हो रही है आपको और एवरीथिंग इज ओके। अच्छा सीआर, वो अच्छा हुआ है कि एलएमएस आपका फंक्शनिंग कर रहा है, दैट्स गुड। तो आपका क्विज जो है वो इंशाल्लाह हम संडे को रख लेते हैं और वो 10 मिनट का होगा, 10 एमसीक्यूज होंगे। वो आपने करने होंगे। एमसीक्यूज आएंगे कहाँ से? वो आपकी जो बुक जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना मैंने पढ़ा लिया है उस वो शामिल है इसमें। तो बाकी दूसरा एक तरीका ये हो सकता है कि मैं हर स्टूडेंट का वाइवा लूँ। ये दो ऐसे मेथड हो सकते हैं जो किसी हद तक रिलायबल हैं वाइल असेसिंग ऑनलाइन। अच्छा सर। जी सर ये वाइवा ना लें, ये एलएमएस वाला ठीक है प्रोसीजर। वाइवा ना लें, एलएमएस वाला ठीक है। चलें एलएमएस पे क्विज ले लेते हैं, लेकिन वाइवा के सर टाइम वाइवा ट्यूसडे को कर लें सर। मंडे को एक क्विज है पहले ही। नहीं बेटा, पहले ही मैंने आज लेना था क्विज, इस वक्त इस क्लास में लेना था। तो सर फिर संडे को कर लें। संडे को ही किया हुआ है। अच्छा संडे का है, मैं समझा मंडे को का। नहीं नहीं, संडे 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 को है। तो टाइमिंग बता ठीक दें है किस सर। टाइम में रखें। टाइम सुबह सर टाइम ही रखें सर, रोजा होता है। 10 बजे रख लें। सुबह 10 बजे रख लें। अच्छा यस ये सर। ना, वो लिंक जो है वो 10 बजे से 10 तक काम करेगा। उससे पहले या उसके बाद जो है ना वो लिंक काम नहीं करेगा। अगर किसी का स्किप हो गया वो खुद जिम्मेदार होगा। तो ये क्लास को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है अभी सर। मैं ये इन्फॉर्म कर ही रहा हूँ यहाँ, इस लेक्चर में मैं यही इन्फॉर्म कर रहा हूँ। अच्छा दूसरा ये है स्टूडेंट्स कि उसमें ना क्वेश्चन शफल होंगे, तो इसलिए वो उसमें चीटिंग के चांसेस कम है। तो वैसे एक ये भी हो सकता है कि 10 क्वेश्चन है, 8 मिनट रख दिया जाए टाइम, ताकि चीटिंग के चांसेस मजीद कम हो जाएं। तो मैंने मैकेनिकल के 7th सेमेस्टर में जो स्टूडेंट थे उनका लिया था, तो मुझे फील हुआ कि उसमें से किसी ने चीटिंग की है। तो मैंने फिर चीटिंग वाले मार्क जो है ना वो नहीं काउंट किए थे। लेकिन मुझे इससे ये आइडिया हुआ कि इसमें भी स्टिल चीटिंग शायद हो भी सकती है। तो उसका एक तरीका ये है कि हम ना टाइमिंग उसका कम रख दें, यानी अगर 10 क्वेश्चन है तो 8 मिनट मेरा ख्याल से उसके लिए इनफ होगा टाइम। तो बहरहाल ये है कि कल अगर सुबह 10 बजे से 10 बज के 8 मिनट तक उसका होना है, कल कह रहा संडे को, तो फिर उस ड्यूरेशन के अंदर ही आप असेस कर सकते हैं। उस 10 बज के 9 मिनट पे अगर कोई लॉग इन करेगा तो फिर उसको एलएमएस पे वो क्विज नहीं मिलेगा, वो अटेम्प्ट नहीं कर सकेगा। तो सर जी सर ऐसा नहीं हो सकता कि आप संडे के दिन के लिए चला दें और हर बच्चा जब जाए तो उसके लिए 10 मिनट टाइम हो काउंट डाउन। बेटा, यही तो चीटिंग का रास्ता खुलता है। ऐसे ही तो चीटिंग का रास्ता खुलता है। ऑनलाइन में स्टूडेंट करते क्या है? चीटिंग करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन दो चीज रिलायबल हैं। एक जो है वो है वाइवा। वो वाकई अगर अगर मैं वाइवा लेता हूँ तो मैं तकरीबन समझता हूँ कि जैसे मेरे सामने बैठे वाइवा देना ना, ऑनलाइन में भी तकरीबन तकरीबन वैसा ही है। 99% जो है ना वो सही असेस होता है। तो बाकी एलएमएस का क्विज वगैरह है, इस पर मैं कोशिश करूंगा शफल करूँ क्वेश्चन, ऑप्शन शफल करूँ, ताकि जो है ना चांसेस कम हो जाएं। और उसके आंसर जो है वहाँ आपको शो नहीं होंगे। कोई नहीं पता चलेगा आपने सही किया गलत किया है, वो फिर मैं बाद में जो है ना उसके आंसर डिस्प्ले करूंगा, ताकि चीटिंग ना हो सके। जी 45, ये क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? माइक ओपन है। जी अच्छा सर, सिर्फ ये एक ही ट्राई होगी या दो? बेटा एक ट्राई होगी। वैसे भी आपने अगर हार्ड में देते हैं तो वो कटिंग जो है उसके नंबर कट जाते हैं एमसीक्यूज में। सिंगल ट्राई है बेटा। ओके सर। सर डबल टाइम ट्राई थोड़ा की सा बढ़ा रखी दें हुई। प्लीज। जी बेटा, सर टाइम थोड़ा सा बढ़ा दें। टाइम बढ़ा दें कैसे? सर 10 मिनट कर दें। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई खास आपने कोई, जैसे मैकेनिकल क्वेश्चन होते हैं उसमें एक स्टूडेंट को सोचना पड़ता है, वो उसके सोचने का टाइम भी होता है। तो ये तो इतना बड़ा मेरा नहीं ख्याल क्विज होगा, तो इसमें मेरे ख्याल से 8 मिनट इनफ है।
आपको इंग्लिश पढ़नी आती है, आपका इंस्ट्रक्शन और एग्जामिनेशन का मीडियम इंग्लिश है, तो मेरा नहीं ख्याल आप बल्कि 8 मिनट भी ज़्यादा है, असल में 5 मिनट होने चाहिए। जो आप यानी यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 5 मिनट होने चाहिए या 5.5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं 8 मिनट दे रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है ये इनफ है। सर इंटरनेट की वजह से कह रहे हैं, अक्सर बीच में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो इसलिए क्विज ना रह जाए हमारा। बेटा ये जो है ना इंटरनेट कनेक्ट होना, बिजली है नहीं है, ये इशू होते हैं, लेकिन मेरे एंड पे इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सर ये क्विज आएगा कहाँ से सर ये? बेटा अभी मैंने बताया, जो मैंने अभी बुक से पढ़ाया है, ये बुक आपके सामने है, शेयर भी की हुई है। ये वाली बुक देखी है आपने? ये बुक देखी हुई है? ये अगर मैं इसके होम पे जाऊं तो ये बुक देखी है? कुछ देखी देखी लग रही है या नहीं देखी? यस सर। नहीं, मैं उस स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ जिसने पूछा था कहाँ से है। जी देखी हुई है बुक जो पहले? यस सर। अच्छा, दैट्स गुड। अच्छा, इसमें फिर हम वो जो हमने पढ़ा वो है इसमें, जैसे पहला चैप्टर के बहुत से टॉपिक मैंने नहीं करवाए तो वो इंक्लूड नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरे चैप्टर पे जाएं तो बहुत सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। मसलन आप अगर इसमें जाएं तो दूसरा चैप्टर तकरीबन सारा इंक्लूड है, तो इसमें ये चीज़ें इंक्लूड हैं, ये जैसे, ठीक है ना, ये जैसे ये चीज़ें एसटीडी, डबल कॉलन है, सेमी कॉलन है, ये क्या कहलाते हैं, ये सिंगल लाइन कमेंट कमेंट, ये प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव इसको कहते हैं। तो इस तरह के एमसीक्यूज होंगे। तो इसी तरह ये कीवर्ड्स हैं, लेफ्ट ब्रेस, राइट ब्रेस, स्ट्रिंग, सेमीकोलन, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट किसे कहते हैं? स्टेटमेंट टर्मिनेटर मतलब क्या है, इस तरह मुख्तलिफ बन सकते हैं। तो इसी तरह ये एसटीडी नेम स्पेस आ गया, ये एस्केप सीक्वेंस, ये पूरा चार्ट है इसका, ये वाला, ठीक है। एस्केप करैक्टर और एस्केप सीक्वेंस में मतलब फ़र्क क्या है, ये पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये पहला प्रोग्राम जो हमने किया था उससे रेलिवेंट, दूसरा प्रोग्राम ये फिर डिक्लेयर किया था हमने। इसके बाद आज हमने यहाँ से करना था शुरू। जी स्टूडेंट्स, पिछला अगर आप देखते हैं प्रोग्राम, उसमें हमने इस तरह कुछ इनिशियलाइज किए थे, इसको डिक्लेरेशन कहते हैं। और जो इसके अंदर नंबर 1, नंबर 2 और सम जो था वो वेरिएबल थे। ये वैसे लास्ट लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ मैं बहुत ब्रीफ आपको बता रहा हूँ। और ये जो 0 0 0 जो है ना, ये इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है, लिस्ट इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो ये हमने किया था। जो ये होते हैं इंटीजर करैक्टर, अगर करैक्टर डाटा में क्या आ जाता है, उसमें लोअर केस लेटर, अपर केस लेटर, डिजिट और स्पेशल करैक्टर, ये सारे जो ना 4 यानी करैक्टर वेरिएबल के अंदर आते हैं। इसी तरह एक और होता है, उसका नाम होता है डबल। इंट का मतलब इंटीजर है, ठीक है, होल नंबर होगा, मतलब पॉइंट्स वगैरह वो नहीं होंगे। इंटीजर प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी, इसलिए इंटीजर। डबल जो है इसमें पॉइंट्स भी आ सकते हैं, लेकिन ये हम बाद में पढ़ेंगे। 4 जो है ये बेसिकली करैक्टर के स्ट्रिंग है, और इसमें आप लोअर केस, अपर केस, डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, वेरिएबल का नेम हमने यहाँ डिफाइन किया था। इसमें क्या किया था? नंबर 1। इसका तरीका ये होता है कि जो पहला इसका अल्फ़ाबेट होगा वो अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए। पहला जो मतलब करैक्टर होगा वो अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए। यानी यहाँ 1 शुरू में, 1 नंबर ऐसे नहीं आप C++ में डिफाइन नहीं कर सकते, ये इसकी लिमिटेशन है। C++ के सिंटैक्स की लिमिटेशन है। आप इसको हमेशा शुरू करेंगे किससे? अल्फ़ाबेट से। अच्छा, अल्फ़ाबेट स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, और ये दोनों डिफरेंट ट्रीट करेगा, क्योंकि C++ केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। C++ केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो कैपिटल नंबर और स्मॉल नंबर डिफरेंट तौर पे ट्रीट होगा।
अच्छा, अगर एक वेरिएबल नेम आपने किया और वो वैलिड है, उसको आइडेंटिफायर कहते हैं। अच्छा, वेरिएबल डिफाइन आपने करना कहाँ होता है? वो आप कहीं भी प्रोग्राम में कर सकते हैं, लेकिन जहां यूज होना उससे पहले डिफाइन करना है। इस पूरे के अंदर उसने ये बताया है, ये शुड बी डिफाइंड बिफोर इट्स यूजेज, ठीक है, बट दे मस्ट अपीयर बिफोर देयर कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स आर यूज्ड इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम में यूज होने से पहले पहले आपने उनको डिक्लेयर करना होता है वेरिएबल्स को। अच्छा, ये जो होता है ना, ये वाला ग्रेटर देन के डबल सिंबल, इनको कहते हैं स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन, ठीक है। और स्ट्रीम इंसर्शन जो है ना, वो दो स्मॉलर देन के जो होते हैं ना, एक मिनट में पैड उठा लूं। स्टूडेंट्स, मैं ये बता रहा था आपको कि एक तो होता है ये वाला, ठीक है, इसको कहते हैं स्ट्रीम 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 इंसर्शन ऑपरेटर, और एक ये होता है, इसको कहते हैं स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ये आपने जब इनपुट देनी हो तब होता है, सॉरी आउटपुट, ये आउटपुट के लिए होता है। आउटपुट स्क्रीन पे आपने जब करना हो तब ये होता है। और ये देखें, ये जैसे सी इन लिखा है, उसके बाद ये है, तो एक्सट्रैक्शन वाला जो है ना, ये सी इन के साथ यूज होता है, इनपुट के साथ, ठीक है, ये इनपुट के साथ होता है यूज। अच्छा जी, तो क्या था इसके अंदर, उसमें हमने वैल्यू डाली थी, वो सारी हुई थी। अच्छा, ये वाला जो इक्वल का साइन होता है ना, इक्वल का साइन, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इक्वल का साइन को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और बाइनरी ऑपरेटर का मतलब ये है प्लस माइनस वगैरह जो बाइनरी होते हैं ना, बिकॉज ईच हैज टू ऑपरेंड्स, ऑपरेटर इक्वल एंड प्लस आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर बिकॉज ईच हैज टू ऑपरेंड्स, यानी दो ऑपरेटर मौजूद होते हैं, इसलिए बाइनरी कहलाते हैं। अच्छा, स्लैश एन जो है ये क्या करता है, सीआर बताएंगे आप? सीआर सीआर क्लास नहीं ले रहा? यस सर हूँ। जी बताएं फिर, आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है कि स्लैश, ये बैक स्लैश एन, ये क्या आप कहता है? सर ये नेक्स्ट लाइन जब हो तो उस वक्त यूज करते हैं। एग्जैक्टली और इसके इक्विवेलेंट एक चीज होती है, उसे कहते हैं एंड एल। ये एंड एल जो है, ये भी वही काम करता है जो स्लैश एन करता है, ठीक है। तो इसको, ये एंड एल को स्ट्रीम मैनिपुलेटर कहते हैं, ये भी वही काम करता है जो। अच्छा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये कौन कौन से हैं। इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन, दो किस्म के ऑपरेशन होते हैं। अगर ये दोनों कंबाइन हो जाएं,
मल्टीपल हो जाएं यूजिंग मल्टीपल स्ट्रीम इंसर्शन इन अ सिंगल स्टेटमेंट। अच्छा, स्टेटमेंट किसे कहते हैं? स्टेटमेंट बेटा ये जो है ना, जैसे अगर ये देखें, इसमें ये एक लाइन जो है ना, ये एक पूरी लाइन जो सेमी कॉलन के साथ एंड हो रही है और यहाँ से शुरू हो रही है, इस पूरी एक लाइन को स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह करके होता है। यानी हर लाइन जो है जो कि कंपाइलर रीड कर रहा होता है वो एक स्टेटमेंट होती है। मतलब बहुत रफ मैं बात कह रहा हूँ। तो स्टेटमेंट में यानी एक ही लाइन में अगर मल्टीपल स्ट्रीम इंसर्शन आ जाएं तो उसको कॉनकैटिनेटिंग, चेनिंग या कैस्केडिंग स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेशन कहते हैं। वैसे चेन का वर्ड तो आप जानती हैं कि एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, इस तरह हो। तो कैस्केड जो है इसको सीरीज भी कहते हैं। आपने अपना पढ़ा होगा सीरीज सर्किट वगैरह, आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स पढ़ते होते हैं आई थिंक। तो इसी तरह कॉनकैटिनेटिंग, ये वर्ड बहुत अहम है, ये याद रखिएगा। इसका मतलब क्या है कि यूजिंग मल्टीपल स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेशन। मेमोरी कंसेप्ट ये लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छा मेरा ख्याल से मैंने डिस्क्राइब किया था कि शुरू में क्या था उसके अंदर, यानी जो भी वेरिएबल होते हैं वो बेसिकली मेमोरी के अंदर स्पेस होती है। तो हमने 3 यूज की थी, नंबर 1, नंबर 2 और सम। इसके अंदर भी शुरू में 0 था, इसमें भी 0, इसमें भी 0, क्योंकि हमने इनिशियलाइज 0 कराया था। अच्छा, बाद में अगर इसके अंदर यूजर ने पुट कर दिया 10, फिर मैं नंबर 1 अगर लिखूंगा तो वो क्या मुझे आउटपुट देगा? 0 देगा या 10 देगा? जी, इसका आंसर मुझे GR दे दे। GR ने अटेंड किया हुआ क्लास को? नहीं? चलो मैं किसी से पूछ लेता हूँ। रोल नंबर 81 किसका है? आप आंसर दे दें। 81 10 देगा सर। एग्जैक्टली 10 देगा। अच्छा, इसके बाद फिर अगले स्टेप में मैं इसकी जगह ना कोई यानी दोबारा चेंज होके इसकी जगह वैल्यू पुट हो जाती है। लेट्स सपोज 9 की। उसके बाद अगर आउटपुट कराएं फिर क्या आएगा? सेम, आप सही आंसर है, आप सही क्वेश्चन है जी। 81 से मेरा फिर हस्बैंड सर पूछा जी था। जी जी 9 देगा फिर। एग्जैक्टली यानी इसका बिल्कुल सही कहा आपने। इसका मफहूम ये हुआ कि जो मोस्ट रिसेंट वैल्यू होती है वो स्टोर रहती है और पिछली वाली वैल्यू रेज हो जाती है। अच्छा, ये था मेमोरी का कंसेप्ट, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। आप टिक कर रहे हैं, गुड। अच्छा, ये करने के बाद आज बेसिकली हमने जो शुरू करना था वो यहाँ से करना था, अरिथमेटिक से। अरिथमेटिक किसे कहते हैं? अरिथमेटिक कहते हैं जो हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह, ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं। तो जो हमारी आम अलजबरा है ना, उसमें और कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो फ़र्क है ना, वो है एक मल्टीप्लिकेशन का, दूसरा है रिमाइंडर की जगह जो है ना वो ये परसेंटेज का यूज़ करता है। आम हम उसमें परसेंटेज का मतलब फीसद समझते हैं, लेकिन C++ या कंप्यूटर की लैंग्वेज में मल्टीप्लिकेशन का स्टैरिक से शो करते हैं। स्टैरिक, इसको स्टैरिक कहते हैं, अस्टैरिक कहते हैं। तो ये ए साइलेंट होता है। स्टैरिक जो है ये होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी आप मल्टी ये ऐसे नहीं लिखेंगे C++ के अंदर, आप वहाँ स्टैरिक डालेंगे। ठीक हो गया? और रिमाइंडर अगर आपने देखना है तो रिमाइंडर के लिए आप परसेंटेज डालेंगे। रिमाइंडर का क्या मतलब है, ये वैसे इसने आगे एक्सप्लेन भी किया है। ये अगर आप 7 को 4 पे डिवाइड करें क्या आंसर आएगा?
इसमें ये वाला जो है ये आंसर देगा वो, ठीक है। वेयर बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटीजर। अब इंटीजर में हम डिवीजन कर रहे हैं, ये इंटीजर डिवीजन की बात हो रही है, तो इंटीजर डिवीजन के अंदर ये होगा, ये रिमाइंडर की बात नहीं हो रही। रिमाइंडर अगर हो तो वो 3 है इसमें, लेकिन इंटीजर डिवीजन की पहले बात करेंगे फिर रिमाइंडर की तरफ आते हैं। रिमाइंडर यहाँ आएगा, अभी हम इंटीजर डिवीजन की बात कर रहे हैं कि 7 को अगर 4 पे डिवाइड किया जाए, यानी होल नंबर या इंटीजर की बात की जाए, तो उसका आंसर 1 है। और एक्सप्रेशन 17 डिवाइड बाई 5 किया जाए तो क्या आएगा आंसर? इसमें 3 आएगा आंसर। और जो इसके बाद वाले जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो ट्रंकेट हो जाता है, डिस्कार्ड हो जाता है, राउंडिंग ऑफ नहीं होता। ट्रंकेट का मतलब डिस्कार्ड करना, यानी काट देते हैं, आप खत्म कर देते हैं। रिमाइंडर ऑपरेशन में क्या होगा, रिमाइंडर में आप ये इस तरह डिवाइड के बजाय, ये डिवीजन था ये वाला ना, डिवीजन का था, इसकी बजाय आप परसेंटेज डालते हैं, तो 7%4 इसका आंसर क्या आएगा? 3, ये रिमाइंडर 3 है। और 17%5 का आंसर क्या आएगा? 2, क्योंकि रिमाइंडर 2 है। ये बेसिकली इसमें बताया है। फर्दर इसने ये बताया है कि आमतौर पे हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो, अगर आप सिंपल पेपर पे काम कर रहे हैं कागज पे, तो आप a बटा b इसका मतलब क्या लेते हैं? a डिवाइड बाई b। लेकिन C प्लस प्लस इसको रीड नहीं कर सकती। C प्लस प्लस इसको इस तरह रीड करेगी, a डिवाइड बाई b, फिर रीड कर लेगी। a इस तरह रीड नहीं कर सकेगी, तो आपने C प्लस प्लस के अंदर ये वाला यूज करना है। तो इन तमाम बातों की समरी जो है वो इस टेबल में मौजूद है। इस टेबल के मुताबिक आप जो है ना वो करेंगे कि आप आम लैंग्वेज में लिखते हुए ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ C प्लस प्लस में लिखते हुए ऐसे लिखेंगे। जैसे कि एडिशन की अगर बात की जाए, जी अगर एडिशन की बात की जाए तो f+7 को आप ऐसे लिखेंगे, f+7, p माइनस सी को p माइनस सी लिखेंगे, bm और b डॉट m को आप b स्टेरिक लाजमी डालेंगे, फिर m लिखेंगे। और x डिवाइड बाई y या x बटा y या x तकसीम y, इन की जगह आप C प्लस में x/y लिखेंगे, इसको सिर्फ रीड करेगी C प्लस प्लस। और रिमाइंडर में r mod s इस तरह लिखते हैं आप अलजेब्रिकली, और इसमें आप C प्लस में r%s इस तरह लिखेंगे। ठीक हो गया, ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद है आप पहले किसको करेंगे? सबसे पहले कौन से होता है? सबसे पहले पैरेंथेसिस का अमल होता है, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अच्छा, ये होता हमेशा लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट, जैसे इंग्लिश का लिखने का अंदाज है ना, या आप इवन मैथ भी उसी लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, तो ये प्रोसेस भी लेफ्ट टू राइट होगा। यानी मफहूम ये है 2 + 2 स्टेरिक 2। ये गर्ल्स में से कोई मुझे इसका आंसर दे दे, इसका आंसर क्या है? 2 + 2 मल्टीप्लाई बाई 2। क्लास में किसने अटेंड किया हुआ है तो मुझे इसका आंसर दे। कोई भी नहीं है? उम्मे कायनात, बेटा आप आंसर दें इसका। अटेंड नहीं किया हुआ सेशन, सिर्फ लॉगिन किया हुआ है, अटेंड नहीं किया। अच्छा, गर्ल्स कोई भी नहीं, आई थिंक। अब मैं रैंडमली पूछ रहा हूं। मैं दूं? जी जी बताएं। सर इसका आंसर 8 है। इसका आंसर आपने कहा 8। रोल नंबर बेटा आपका क्या है? 83।
अच्छा जी, कोई और गर्ल्स इसका आंसर दे। जी, कोई भी नहीं है। सी। जी आप बता दें अगर। तो बता दे। जी 6 कोई नहीं और। होगा सर? रोल नंबर क्या है आपका? 141। 141। जी रोल नंबर 141 आपने बिल्कुल सही बताया। यही मैं बताना चाह रहा था कि इसमें ना एक तरतीब होती है जिसे प्रेसिडेंस कहते हैं, या एक प्रोसेस करने का तरीका होता है। वो ये है, 141 ने सही बताया बेटा। 83 आपने सुने, वो ये होता है कि सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं फिर एडिशन करते हैं, ये तरतीब होती है। पहले क्या होगा? 83 आप सुन रही हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आएगा आंसर? 4। आर यू लिसनिंग? 83 यस सर, यस सर। जी 2 into 2 4 आएगा, उसमें 2 ऐड करें 6। ये तो ये सही आंसर है। अगर आप 2 + 2 करके फिर ये कर रहे हैं, ये आप मैथमेटिक्स के रूल के अगेंस्ट कर रहे हैं। ये इवन आप ह्यूमन बींग्स भी करें तब भी इसका आंसर 6 आएगा, और अगर कंप्यूटर करे जैसे C++ लैंग्वेज करे तब भी इसका आंसर 6 ही आएगा। क्यों? क्योंकि पहले आपने मल्टीप्लिकेशन करनी होती है फिर एडिशन करनी होती है। तो ये छोटी सी एग्जांपल आपकी क्लास से करके मैंने यानी स्पेसिफाई स्टूडेंट से पूछ के इसलिए बताया है कि बहुत से स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं। तो बॉडमास रूल सर इसमें अप्लाई करते होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग बताया। अब वो याद करने का मुख्तलिफ तरीके आप जैसे भी याद रखें। तो ये इस यहाँ इस जगह हम यही ऑर्डर का बात कर रहे हैं कि तरकीब की बात कर रहे हैं कि पहले क्या होना चाहिए फिर क्या होना चाहिए। वो ये है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे? पैरेंथेसिस को करेंगे डील। पैरेंथेसिस का मतलब ब्रैकेट्स। तो इसमें क्या होगा? यानी अगर फर्ज करो ऐसे हो 2 + 2 स्टैटिक 2, लेकिन अगर मैं ब्रैकेट यहाँ डाल देता हूँ, अब इसका आंसर क्या होगा? अब 83 आप यानी 2 + 2 × 2 8, अब 8 इसका आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि अब पैरेंथेसिस आ गई है। तो सबसे क्या पहले क्या होना है? पैरेंथेसिस ब्रैकेट होनी है। उसके बाद फिर क्या होना है? मैं रेज कर दूँ। सर मैंने पैरेंथेसिस को ये देख के ना आंसर किया था पहले, मुझे नहीं पता था आप जनरल पूछ रहे हैं। क्या करके किया था सर मैंने ये जो आपने पैरेंथेसिस अभी बताया है ना, मतलब इस हिसाब से आपको आंसर दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता आप जनरल पूछ रहे हैं। नहीं बेटा, नहीं आप मेरी रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने बिल्कुल पैरेंथेसिस यूज नहीं की। यस सर। अगर आप ये 2 + 2 स्टेरिक 2 और 2 + 2 स्टेरिक मल्टीप्लाई बाई 2 को सेम समझ रही हैं, तो आप इसका मतलब दोबारा जरा रिकॉल करें मैथ को। ये दोनों सेम नहीं है, जो लिखा है वो क्लियर लिखा है, उसमें कोई भाव नहीं है। अच्छा जी, अच्छा मैं जस्ट ये एग्जांपल से मैं बताना ये चाह रहा था कि ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी बॉयज आपके लिए भी है कि ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है? पैरेंथेसिस यूज करनी है। जो इन केस ऑफ नेस्टेड वगैरह वो जो भी हैं, जो सबसे पहले नेस्टेड जो मोर इनर होगा, वो जो इनर मोस्ट पार्ट होगा वो होगा, यानी पैरेंथेसिस में से भी जो इनर मोस्ट है वो पहले होगा। पैरेंथेसिस पहले है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, और है ये हमेशा लेफ्ट टू राइट। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाद डिवीजन का आता है, उसके बाद एडिशन आती है और फिर सब्ट्रैक्शन आती है। अच्छा, अगर आप मल्टीप्लिकेशन की बजाय पहले डिवीजन करके फिर मल्टीप्लाई करें और इसी तरह पहले सब्ट्रैक्ट करके फिर ऐड करें, तो आपका आंसर चेंज नहीं होता। लेकिन कन्वेंशन यही है कि सबसे पहले आप ये यूज करेंगे और इसमें से भी इनर मोस्ट, फिर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर आप एडिशन करेंगे, फिर आप सब्ट्रैक्शन। ये तरतीब है। यही चीज इसने यहाँ बताई है। पहले पैरेंथेसिस, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपके लिए समझना बहुत अहम है, क्योंकि अब हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं और आई थिंक मिड तक हम बेसिक पे ही बात करेंगे। तो लेकिन मिड के बाद हमारी टोन ना बहुत डिफरेंट होगी और हम थोड़ा सा ना एक्सपर्ट मोड में जाएंगे। मिड से पहले आप लोग मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बेसिक्स टाइप के, कोई सिंटैक्स के हैं, इस टाइप के आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क। लेकिन मिड के बाद फिर हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा ना अपना लेवल बढ़ाएं और ज़्यादातर हम सिंटैक्स के बजाय लॉजिक्स पे बात करें कि लॉजिक कैसे है, और अगर
आगे जो फर्दर एडवांस चीज़ें हैं जो जो आपके सिलेबस के अंदर हैं और मैंने उसमें डिफाइन की हुई हैं अपने 16 वीक प्लान में की हुई हैं, वो उस पर फिर हमारा ज़्यादा फोकस उधर होगा। फिर हम ये सिंटैक्स और ये वाली यानी मतलब ये है जो अब मैं बता रहा हूँ कि इसमें अगर एक स्टूडेंट से मैं कहता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइड बाई 5 आप सी प्लस प्लस में लिखें, और वो इसको इस तरह लिख देता है a प्लस बी प्लस सी प्लस ई डिवाइड बाई 5, क्योंकि ये बटा वाला तो आ ही नहीं सकता ना उसके अंदर, वो इस तरह लिख देता है। तो बेटा ये गलत है। उसकी वजह ये है कि इसको वो सिर्फ और सिर्फ ई को डिवाइड करेगा 5 पे, यानी इसको वो ये समझेगा सी प्लस प्लस, इसको ये समझेगा। तो क्या करेंगे कि ये तमाम के तमाम को जो है ना वो पहले ऐड करें और फिर इस पे करें। पहले ऐड के लिए फिर क्या करेंगे, पैरेंथेसिस यूज करेंगे। अब वही इसने यहाँ यूज करके दिखाया है कि सी प्लस में करेक्ट ये होगा और रॉन्ग ये होगा। इसमें कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरह आपके ये मशहूर मारूफ है, इस ये पढ़ी है आपने? किसी ने एफएससी की हो वो मुझे बताए ये क्या चीज है, y = mx + b, क्या है ये? सर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है हमारे पास। एग्जैक्टली, गुड। अगर मेरे पास ये मौजूद है, ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है वो क्या है, y = mx + c या b जो भी। इसमें ये बता सकती हैं स्टूडेंट, आपसे ही क्वेश्चन है जिसने मुझे बताया कि m क्या चीज है? बता सर सकते एम हैं m क्या चीज में हमारे पास टोटल आ रहे होते हैं जी? सर, टोटल नंबर की एवरेज वगैरह जो हम निकाल रहे होते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट स्लोप है लाइन सर आपने m। बताया, सर उस m स्लोप ऑफ लाइन। एग्जैक्टली ये स्लोप होगी। और b क्या चीज है? b वो होगा इंटरसेप्ट होगा आई थिंक, y वाला, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? y इंटरसेप्ट बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसका मफहूम क्या है? सर जहाँ पे कोई भी लाइन y एक्सिस को क्रॉस करती है। मेरा जाती ये ख्याल है कि इसका मफहूम ये होता है कि इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि ये लाइन y एक्सिस को कहाँ, जी सर यही बोला है, y को क्रॉस करेगी y एक्सिस को। उसका मतलब फर्दर ये हुआ कि वहां x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, x की वैल्यू 0 हो, y की वैल्यू कुछ हो, वो जो है might be I am vice versa शायद ट्रू हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। लेकिन ये इसके अंदर यानी इक्वेशन सिर्फ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं है, उसके अंदर ये बताती क्या है ये भी हमें समझ होनी चाहिए। तो ये अच्छा है, बहुत से स्टूडेंट्स इसको अप्रोच कर रहे हैं। दूसरा एक और ये है कि अगर मेरे पास एक पॉइंट ये मौजूद हो, ये जैसे x1 y1 है, ये वाला पॉइंट x2 y2 है, मुझे पॉइंट्स पता है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो क्या बनेगी, लाइन। उस लाइन की अगर मैंने ये इक्वेशन निकालनी हो या मतलब उस लाइन की इक्वेशन मैंने डेवलप करनी है तो मैं कर सकता हूँ। मुझे स्लोप नहीं गिवन, अब मुझे 2 पॉइंट्स गिवन है। जी जी, कोई आंसर देना चाहे, कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट क्लास का? क्वेश्चन करिएगा एक दफा। मैंने ये कहा है कि एक तो ये तरीका था कि ये स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन हो, लेकिन ये तो एक तरीका है लाइन की इक्वेशन फाइंड करने का। लेकिन अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स गिवन हो, जैसे कि ये 2 4 है, लेट्स सपोज, जैसे ये होगा नहीं 2 4, ये नेगेटिव में कुछ होगा, और ये वाला जो है लेट्स सपोज 4 5 है। ठीक है, 2 पॉइंट्स गिवन है, अब मैंने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। 2 4 और 4 5 ये 2 पॉइंट्स हैं, इनकी मैंने इक्वेशन निकालनी है। तो सर इसको हम x और y के इक्वल लेट करके वो फार्मूला x + y / 2 समथिंग करके उस वे में कर सकते हैं। जी जी, x और y मुझे की अभी वैल्यू आपकी बात समझ नहीं आई, आप कैसे कह रही हैं? सर ये पॉइंट्स जो आपने दिए हैं इनको हम x और y की जगह लेट करके x1 + x2 / 2 नहीं करते। x1 + x2 डिवाइड बाई 2, तो इसको करके दिखा दें कैसे होगा। आई थिंक सर मैं और वे में जा रही हूँ।
सर वो अब x2 x1 y1 और y2 x2 सर ये फार्मूला लगा के शायद निकाल लेंगे अब मुझे बता दो कैसे लगाना है, मैं अभी लगा देता हूँ। सर राइट करके। मुझे अभी बता दें, मैं लिखता जाता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको जस्ट ये ज़हनी इस्तेताब बढ़ाने के लिए है ये है कि फर्ज करें मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पहले। कोई कलर ब्लाइंड तो नहीं है, या मैं कोई और कलर चेंज नीला कर लेता हूँ, चलिए कोई कलर ब्लाइंड ना हो। लेट्स सपोज ये पॉइंट है, इसको मैं x और y कह देता हूँ, ठीक है, वेरिएबल ये पॉइंट है। ये दो मुझे पता है 2, 4 और 4, 5। इसका तरीका ये होता है कि आप x में से कोई सा पॉइंट, यानी x में से 4 निकाल दें, x - 4 डिवाइड बाई 5 माइनस सॉरी y - 5, ये इक्वल होगा, इसमें से ये माइनस कर दें 2 - 4 और 4 में से 5 कर दें। इसका रेसिप्रोकल भी ठीक है, यानी y - 5 और x - 4 उसी तरह जो आप यहाँ तरतीब रखेंगे इस तरफ भी वही तरतीब रखें। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये x और y की टर्म में उसी तरह इक्वेशन बन जाएगी जैसे ये है। यहाँ m भी गिवन होगा, b भी गिवन होगा, तो ये दो कांस्टेंट होंगे और x और y वेरिएबल होंगे, तो फिर ये लाइन ऑफ इक्वेशन होगी और आप 2D ग्राफ में इजीली कर सकेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको 3D बताया था कि 3D क्या होता है, ये मुझे क्लास में याद कराइएगा अगर मैंने नहीं बताया कि 3D का लाजमी पता होना चाहिए। मेरा कोई स्टूडेंट हो और उसे 3D का ना पता हो, ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो ये मुझे बताइएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ जिसका साइड पे बात चली गई, अब हम ज़रा इस पे आ जाते हैं। सर ये वही आपने भी काम किया है, आपने x1 की जगह y की वैल्यू पुट कर दी है। शायद आप पूछ के मुझे समझ नहीं आई थी आपकी बात, शायद आपने सही कहा। अच्छा जी स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को अगर मैंने लिखना है, mx सिंपल लिखा हुआ है, लेकिन c प्लस में ये एरर आ जाएगा। आप m स्टेरिक लिखेंगे, लाजमी स्टेरिक लाजमी लिखेंगे, ठीक है। स्टेरिक लाजमी लिखेंगे। इसी तरह यार ये परसेंटेज q प्लस w ओवर x माइनस वाई, इसको अगर लिखना है तो इसका तरीका ये होगा e, फिर अगेन आप स्टेरिक लिखेंगे, फिर r लिखेंगे, फिर ये मतलब वो रिमाइंडर के लिए परसेंटेज, फिर q प्लस फिर w, फिर डिवाइड x माइनस वाई। अच्छा, इसमें आप देखें तो इसके बाद ना स्पेस डाली है, यानी p फिर स्पेस है, फिर जनाब उसने स्टेरिक डाला है। तो आप भी कोशिश करें कि ये इसी तरह z से पहले और बाद में, इक्वल से पहले और बाद में इसने स्पेस डाली है, तो आप भी कोशिश करें कि ये स्पेस आप यूज किया करें, इससे विजुअलाइज करना इजी हो जाता है। इसी तरह अगर ये इक्वेशन है हमारे पास y = ax + bx + c, ये क्या है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो y हमारे पास इक्वल आ जाएगा a इंटू स्टेरिक x प्लस b स्टेरिक x प्लस c और फिर सेमीकोलन, ये आप डालेंगे। इसका एक और तरीका भी है लिखने का, वो ये है कि आप a स्टेरिक x, फिर ये वाला सिंबल यूज करेंगे, पावर 2 प्लस b स्टेरिक x प्लस c सेमीकोलन, ये दोनों सेम आंसर देंगे। लेकिन ज़्यादातर मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को इनको जो देखा है वो इस तरह देखा है कि वो इसी तरह डबल, यानी जितनी दफ़ा आया उसको उतनी दफ़ा लिख के करते हैं। वैसे इससे ना उसकी प्रोसेसिंग जो बैक एंड पे प्रोग्राम होता है वो ज़्यादा वो हो जाता है, फास्ट हो जाता है। अच्छा, ये उसने वही पावर की बात की है कि पावर वाला हम बाद में करेंगे, मैंने तो अभी आपको बता दिया कि ये भी हो सकता है। अच्छा, इसका तरतीब क्या था, लेफ्ट टू राइट। तो अगर ये हमारे पास एक वो है स्टेटमेंट, तो सबसे पहले C++ में ये वाले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो, यानी मल्टीप्लाई में से भी ये वाली मल्टीप्लिकेशन होगी, इसकी जगह 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगले स्टेप में 10 को 5 से 50 आ जाएगा, यहाँ 50 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 स्टेरिक 5 प्लस 7। अब क्या होगा, अब ये वाली मल्टीप्लिकेशन, यानी सबसे पहले ये वाली मल्टीप्लिकेशन हुई, फिर उसके बाद ये वाली मल्टीप्लिकेशन हुई अगले स्टेप में, उसके बाद फिर ये प्लस वाला नहीं होगा बल्कि फिर ये वाली 3 × 5 ये वाली जो है ये होगी मल्टीप्लिकेशन,
फिर अब ये ऐड हो गया तो ऐड होके 65 आएगा। पहले ये दो ऐड होंगे, और फिर उसमें 7 ऐड होके, तो आपका कंपाइलर बेसिकली इस तरह काम करता है। अच्छा जी, अब आ गया जी आपका क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग एंड इक्वालिटी एंड रैशनल ऑपरेटर्स। ये रिलेशनल ऑपरेटर हैं, ये इक्वालिटी। रिलेशन का मतलब लेस, ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये है आपका आर्म लैंग्वेज में। सी प्लस प्लस में ग्रेटर ग्रेटर ही रहेगा, लेस लेस ही रहेगा। लेकिन ये जो इस तरह इक्वल लिखा था, इसकी बजाय बकायदा आप अलहदा से इक्वल लिखेंगे, यानी ग्रेटर देन और फिर इक्वल लिखेंगे। और इसी तरह इसमें पहले स्मॉलर देन फिर इक्वल लिखेंगे। सी प्लस प्लस इसको रीड करेगा, और इसमें रीड करने का तरीका क्या होगा कि ये वाला x बराबर है या इक्वल है y के, यानी रिलेट किस तरह होगा, एसोसिएट होगा लेफ्ट टू राइट, एसोसिएट लेफ्ट टू राइट, ये लिखा हुआ है कि इसको रिलेट करेगा इसके साथ। जैसे ये 4 है, 4 इज लेस देन 5, इस तरह बात करेगा वो। इक्वालिटी में ये सिंगल अगर आप लिखते थे, सिंगल सी प्लस प्लस में सिंगल इसको क्या कहेंगे, ये मैं किससे पूछूं, एक किसी स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ। सी प्लस प्लस में सिंगल को क्या कहते हैं? जी 148 आप बताएं। जी 148 आप बताएं कि ये अगर हो, ये लिखा हो, सी प्लस प्लस में से क्या कहते हैं? आर्म लैंग्वेज में तो ये इक्वल है, सी प्लस प्लस में से क्या कहते हैं? 148 ज्वाइन नहीं किया हुआ? यस सर। ये बताएं ना मुझे, इसको क्या कहते हैं सी प्लस प्लस में? सर मैम सर जी पहले 148 को आंसर देने दें। जी आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जी अब कोई आंसर देना और चाह रहा था वो सर मैं बताऊं, असाइनमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर, एग्जैक्टली असाइनमेंट ऑपरेटर, मार्क नहीं, ऑपरेटर वर्ड यूज हुआ है। और अगर सी प्लस प्लस में हमने इक्वल लिखना हो तो क्या करेंगे, डबल इक्वल डालेंगे। तो इसको सी प्लस प्लस यही समझेगी जो आम लैंग्वेज में हम ये समझते हैं। जैसे 4 इक्वल 4 के है, ये आम लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस में अगर ये आपने लिखना है तो वो लिखेगा 4 इस तरह लिखेगा। अच्छा जी, और नॉट इक्वल है तो पहले ये आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, ये 1 जो होता है ना आपके कीबोर्ड पे, उसको अगर आप वो शिफ्ट के साथ करेंगे तो फिर ये आ जाएगा। और इसका मतलब होता है नॉट इक्वल, फिर इक्वल डालेंगे। तो सर इक्वल को हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, नॉट इक्वल को क्या कहेंगे? नॉट असाइनमेंट ऑपरेटर? नहीं बेटा, इसको कहने की वजह ये है कि अगर आप ये देखें प्रोग्राम, इसमें यहाँ हमने यहाँ सॉरी कहाँ गया वो, इस प्रोग्राम में है नहीं वैसे, उसमें मैं इधर से दिखा देता हूँ। ये आप गलत लाइन पे सोच रही हैं, ऐसे नहीं है। मैं इसको भी क्लैरिफाई करता हूँ, जस्ट प्रोग्राम तक मुझे जाने दें। अच्छा फर्स्ट प्रोग्राम आ गया, इसके बाद ये क्या है, ये हो गया ये। बेटा यहाँ हमने क्या यूज किया है, यहाँ जो यूज किया ना ये है। तो जो आप ये कह रही है ना कि ये वाला, ये बेटा यहाँ कहीं भी यूज नहीं हो रहा सी प्लस प्लस में। सी प्लस प्लस के सिंटैक्स में जब यूज हो रहा है तब हम इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कह रहे हैं। अब नॉट इक्वल टू जहां भी यूज होगा वो ऑपरेटर के तौर पे यूज होगा, जो मतलब ये के बाइनरी ऑपरेशन वगैरह और उसमें अरिथमेटिक के सी प्लस में उसमें होता है, वो कभी भी इस तरह सिंटैक्स के अंदर नहीं आएगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आप कहीं भी नहीं देखेंगे कि सम नॉट इक्वल नंबर 1 प्लस नंबर 2, ये आप कहीं नहीं देखेंगे इस वजह से। ठीक है, प्रोग्रामिंग में नहीं हो, सही है। जी जी, अच्छा ये क्लैरिफाई करने के बाद अब जरा मैं आगे मूव करता हूँ।
वैसे क्लास आज मुझे ज़रा 5 मिनट एक्स्ट्रा दीजिएगा, क्योंकि मैंने बात वही है, प्लीज है सर, जिस समय इसकी पीक पे पहुंचता हूँ समझाने की, वहां फिर आपका टाइम खत्म हो जाता है। अच्छा, ये करने के बाद फिर था इनका यूज। ये जो पूरा टेबल है इसका भी यूज है, और वो यूज क्या है, वो बेसिकली यूज ये है इफ स्टेटमेंट में, अगर दो इक्वल हैं या नहीं। तो पहले क्या किया हमने, हैश इंक्लूड ये कर लिया यूजिंग std cout cin एंड लाइन, ठीक है। फिर ये हमने यहाँ से मेन शुरू किया, इंटीजर हमने जो डिफाइन कर लिया। अब इफ ये दोनों इक्वल हैं तो वो बता दे इक्वल हैं, नहीं है तो बता दे इक्वल। तो इस तरह प्रोग्राम पूरा लिख के आप ये करेंगे आउट, तो वो हो जाएगा। ये प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है, इसीलिए आज लेक्चर के शुरू में थोड़ा सा टाइम लगा था, अगर आपको याद हो। अगर मैं यहाँ इसको रन करता हूँ, ये प्रोग्राम पूरा वही लिखा हुआ है जो यहाँ है, ठीक है, वही प्रोग्राम मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इसको अगर मैं यहाँ रन करता हूँ, फिर वो कहता है 2 नंबर लिखें, 67 में लिख देता हूँ, और दूसरा नंबर में लिख देता हूँ 89। तो इसने ये बता दिया, जो जहां जहां इफ की कंडीशन अप्लाई हो रही थी वो उसने यहाँ आंसर दे दिया, ठीक है। बाकी इसका सिंटेक्स क्या था, कैसे लिखना था, वो हम बात कर चुके हैं। अब सिर्फ बात हुई थी कि इनको वो वाकई रीड कर लेता है। ये जो लिखे हुए हैं ना ये वाले, यानी यहाँ जो पूरा टेबल है इसको C++, ये सिर्फ बात नहीं है बल्कि ये इसको, इस चीज को वो रीड कर लेता है C++। तो इसको अगर आप ये दो इंटीजर 3 और 7 करें तो वो अगेन उसी तरह वो 3 स्टेटमेंट बना देगा, वो इक्वल है नहीं है। इस तरह अगर आप, अच्छा ये तो था इनइक्वालिटी का। मैंने क्या किया था कि पहला जो है वो स्मॉल डाला था, दूसरा ग्रेटर। अब इसका रिवर्स करूंगा, यानी पहले मैं बड़ा डालूं, ठीक है। जैसे अब मैं दोबारा इसको कंपाइल करता हूं, पहले मैं दे देता हूं 100 और दूसरा मैं दे देता हूं 2। तो ये अगेन वो उसने बता दिया कि ये इक्वल नहीं है, 100 ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 2, ये तीनों स्टेटमेंट इसके लिए ट्रू हैं। लेकिन अगर मैं फर्स्ट करो इसको दोबारा रन करता हूँ तो 2 इक्वल नंबर दे देता हूँ, जैसे कि 7 एंटर 7। जैसे ही मैंने किया तो उसने ये बताया इक्वल है, और ये वाली भी इस पर कंडीशन पूरी हो रही है, हो रही है। तो ये बेसिकली इफ स्टेटमेंट को उसने यूज किया है, और यूज किया है यानी इफ स्टेटमेंट के साथ इन लॉजिक्स को वो रीड कर लेता है जो कि यहाँ मौजूद हैं ये वाली टेबल में। तो ये प्रोग्राम आपने रन कर लेना है। तो इसके साथ ही अब हमारा सिलेबस जो है क्विज का वो यहाँ तक है, जहाँ तक मैंने पढ़ाया है ये वाला, ठीक है। अच्छा ये बेटा मैं एक क्लास में बता चुका हूँ, यूजिंग नेम स्पेस डालेंगे तो बार बार आपको std नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये भी आप इंक्लूड कर लें, यानी यहाँ तक इंक्लूड कर लें, आप यहाँ तक कर लें, ठीक है। चैप्टर 2 यहाँ तक है, 101 पेज पे यहाँ तक ये आपको आना चाहिए। इसके अंदर से मैं इंशाल्लाह क्विज बनाऊंगा, ठीक है क्लास। इसके साथ ही हम अपनी क्लास एंड करते हैं। रमज़ान का महीना है, दुआ में याद रखिएगा। तो अगर किसी को मेरी बात कोई बुरी लगी है उसके लिए माजरत है।